नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर 2021। 28 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में आप लोग जो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण है, उसका भी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान से समझना है सारे न्यूज़ को, कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई समिति। तो सबसे पहले पेगासस जासूसी कांड से पहले हम जानेंगे पेगासस क्या है। तो पेगासस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अनुमति के बिना आपके फ़ोन में इंटर कर जाएगा, ठीक है। और आपकी फ़ोन की जो भी कॉल डिटेल है, जो भी आपका बातचीत रिकॉर्ड है, कॉल डिटेल अगर जहाँ आप बातचीत करते हैं उसे भी रिकॉर्ड कर लेगा। आपके फ़ोन में क्या चीज़ है, कौन सी फ़ोटो है, कौन सी फाइल है, उससे भी डिटेक्ट कर लेगा। साथ में आपके अनुमति के बिना जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो कैमरा भी चालू कर देगा कि आप कहाँ पर हैं, आपका लोकेशन भी चालू कर देगा, आप कहाँ पर हैं, बंद भी कर देगा। वो अपने अनुसार सारा कुछ, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है बहुत ही तेज़ है, वो अपने अनुसार जो है आपकी सारे एक्टिविटी पर नज़र रखेगा और उस एक्टिविटी को कहाँ पर भेजेगा, तो उस एक्टिविटी को जो है एक सर्वर में भेज दिया जाएगा। उस सर्वर पर कंट्रोल किसका होता है? तो जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका कंट्रोल होता है, और आपके सारे बातचीत, आपकी सारे फ़ोटो वो देख लेते हैं। इससे क्या हो गया? आपका निजता का जो अधिकार है उसका हनन हो गया। सिर्फ निजता का अधिकार का हनन नहीं हो गया, इसका उपयोग करके जो कोई अगर सरकार का विरोधी है तो उस पर हमला भी करवाया जा सकता है। तो जो एक समझ जाइए कि अगर पेगासस सॉफ्टवेयर इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन को अगर लीक कर देगा तो क्या हो सकता है, जो आपको अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला भारत में उठा कि सरकार जो है क्या करवा रही है, बहुत से नेता, बहुत से आपके जो पत्रकार हैं, जो बहुत से अधिकारी हैं, उनका पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जासूसी करा रही है। क्या करा रही है? जासूसी करा रही है। ये मामला फिर कहाँ पहुँचता है? ये मामला आपके सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है, और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करते हुए बोलती है कि हम एक जांच समिति का गठन करते हैं, एक जांच कमेटी का हम गठन करते हैं। और किसके अध्यक्षता में करते हैं? तो उनका नाम है RB रविंद्रन। ये आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनके अध्यक्षता में जो है हम एक समिति का गठन करते हैं। ये समिति देखेगी कि अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन टेप किया गया है, तो टेप करने के पीछे रीज़न क्या था, अगर टेप किया गया है तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सभी मुद्दों को कौन देखेगी? तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समिति बनाई गई है, वो सारे जो समिति है, वो समिति आपके देखेगी कि जो पेगासस है उससे जो नागरिक हैं उनका जासूसी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है वहाँ पर ये अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि सरकार जो है इस मुद्दे पर ना तो संसद में बहस करना चाह रही थी, ना तो जांच करवाना चाह रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय डिसीजन है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मंच से मोदी और बाइडेन ने चीन को घेरा। आपको पता है कि ईस्ट एशिया समिट चल रहा है, जो ईस्ट एशिया समिट हो रहा है, ये वर्चुअल तरीके से हो रहा है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संबोधन किया। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, इन दोनों के द्वारा क्या बोला गया? तो एशिया जो प्रशांत है, एशिया या हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, वहाँ पर इन दोनों के द्वारा बोला गया कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना जो है, खासकर साउथ चाइना सी और बहुत से इलाके में प्रशांत महासागर में जिस प्रकार से दादागिरी कर रहा है, वो होना नहीं चाहिए। साथ में इनके द्वारा बोला गया कि जैसे कि जो आपको याद होगा, साउथ चाइना सी के आसपास जो बहुत से कंट्री हैं, खासकर फिलीपींस, आपको याद होगा फिलीपींस तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला गया, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में जाके फिलीपींस बोला कि जो मेरा आपके जो समुद्री इलाका है उस पर चाइना का अधिकार कर लिया है। तो जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में भी आपके डिसीजन देती है, लेकिन
जो चाइना की सरकार है उस डिसीजन को मानती नहीं है। तो उसी क्रम में कल बोला गया जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि जो इंटरनेशनल कानून है उसे जो देश है माने, मतलब कि सीधा निशाना था किस पर, चाइना पर निशाना था। इसमें जो आपके अपना क्वाड कंट्री हैं, क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन क्वाड में 4 कंट्री हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। ये चारों कंट्री का निशाना आपके चाइना पर था ईस्ट एशिया समिट में। और ईस्ट एशिया समिट के बारे में कल आपको हम बता चुके हैं। इसकी स्थापना कब होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है कि ईस्ट एशिया में कितने कंट्री हैं, तो जो ईस्ट एशिया समिट है इसमें 18 कंट्री भाग ले रहे हैं। कौन कौन कंट्री भाग ले रहे हैं, तो इसमें जो है भाग ले रहे हैं आपके 10 तो आसियान कंट्री हो गए, उसके बाद अपना देश भारत, उसके बाद चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपके भाग ले रहे हैं। जो आपके ईस्ट एशिया समिट है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 2005 में इसकी स्थापना की जाती है। और पहला सम्मेलन कब होता है, तो 14 दिसंबर 2005 को पहला सम्मेलन होता है। और कहाँ पर होता है, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में होता है, मलेशिया के कुआलालंपुर में होता है। नेक्स्ट है कि चीन में आए संकट से भारतीय कारोबारियों की बढ़ी परेशानी। तो चीन में क्या संकट आया है, तो आपको याद होगा कि चीन में सबसे पहले कोयले की कमी हो गई थी। जब कोयले की कमी हो गई तो जो वहाँ की कंपनियाँ थी उन्होंने काम करना बहुत कम कर दिया, उसके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। और भारत जो है, भारत के जो कारोबारी हैं, भारत के कारोबारी जो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, उसके कारण क्या हुआ कि जो सामान था वो भी महंगा हो गया। और साथ में उत्पादन कम होने के कारण भारत में जो भी आपके सामान आयात होते थे उसकी संख्या में कमी आ गई। खासकर आपको याद होगा कि जो फार्मास्यूटिकल, जो आपको दवा बनाने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से मंगाया जाता है, तो चाइना से मंगाया जाता है। लेकिन चाइना है, भारत को जो आपके कच्चा माल है उसे आयात करने में टाइम लग रहा, उसके कारण जो भारत की दवा इंडस्ट्री हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। साथ में जो भारत के वाहनों के कल पुर्जे हैं, स्टील हैं, ख़ास किस्म के आपके केमिकल हैं, प्लास्टिक पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इन सभी का बड़े मात्रा में जो है चीन से आयात किया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि जो चाइना में जो आपकी कोयले की समस्या चल रही है उसके कारण सामान भी महंगा हो गया और भारत में सामान कम आने के कारण जो भारत के कारोबारी हैं लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब जो है 18,300 करोड़ का आईपीओ लाएगी पेटीएम, आईपीओ लाएगी पेटीएम। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आईपीओ के बारे में। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब एक कंपनी जो है अपने समान स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे क्या बोला जाता है, आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह जो आपके अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती हैं, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियां द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती है। तो जो है यहाँ पर है कि जो पेटीएम है आईपीओ लाएगा कितना का, तो 18,300 करोड़ का आपकी आईपीओ लाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्विस रे पेटीएम इंश्योरेंस टेक में खरीदेगी हिस्सेदारी। तो आपको नोट कर लेना है कि एक पेटीएम में जो है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है री इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत के पेटीएम कंपनी के इंश्योरेंस है उसमें करीब 23% हिस्सेदारी खरीदेगी। और कितना में हिस्सेदारी खरीदेगी, 920 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदेगी। बस आपको याद रखना है कि पेटीएम जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें किस देश की कंपनी आपकी हिस्सेदारी खरीद रही है। उसके बाद है कि भारत ने किया अग्नि 5 का 8वां सफल परीक्षण। परीक्षण कहाँ से किया गया, तो परीक्षण जो है ये किया गया उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया। और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। और आपको याद रखना है कि जो अग्नि 5 है देश की सबसे ताकतवर मिसाइल है। और हिंद महासागर में जो जब ये लॉन्च किया गया तो उड़ीसा से, और इसे जो है हिंद महासागर में इसका टारगेट को फिक्स किया गया था। और जो अग्नि 5 है अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। ठीक है,
विशेषता में क्या है, तो इसकी विशेषता में कि इसकी जो मारक क्षमता जो अग्नि है, इसकी घातक मारक क्षमता है और 20 मिनट में जो है 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और जो आपकी अग्नि है एशिया, पूरे एशिया को कवर कर सकता है, अफ्रीका और कुछ आपके यूरोप को भी कवर कर सकता है अपना अग्नि 5। मतलब जो अपना अग्नि 5 है चाइना के हर लोकेशन पर जो है मार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो अग्नि है ये कौन सी मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको पता है ना बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि जैसे ये आपके स्थल है, यहाँ से ये मिसाइल ये छोड़ा जाता है तो शुरुआत में ये वायुमंडल से बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर वायुमंडल में एंट्री करता है, तो इसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और उसके बाद आपको याद रखना है क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये क्रूज मिसाइल ना, हाँ क्रूज मिसाइल क्या होता है कि जो ऐसा मिसाइल होता है जो आपकी धरती के समानांतर चलता है, ठीक है, जो रडार के पकड़ में बहुत कम आएगा, तो उसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और अग्नि के बारे में और भी देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रकार दिया गया है, ठीक है, कि कौन कौन सा मिसाइल कैसा है, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। और ये इसका इतिहास भी दिया गया है और इसका उत्पादन जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और इसका उत्पादन कौन करता है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका उत्पादन करता है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत कम लोग आप लोग जानते होंगे। उसके बाद है कि यहाँ पर जो अग्नि है उसका किलोमीटर दिया गया है कि जो अग्नि 5 है इसका किलोमीटर कितना है, तो अग्नि 5 का जो 5000 से 8000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। जो अग्नि 6 अभी बनी नहीं है तो इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है कि 11000 से 12000 किलोमीटर इसकी क्षमता रहेगी। उसके बाद है कि छोटी उम्र में विवाह का दंश, बाल विवाह का दुष्परिणाम व्यक्ति परिवार को ही नहीं बल्कि समाज और देश को भी भोगना पड़ता है। तो सही बात है, अगर देखिए कोई भी बच्ची का अगर बाल विवाह कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो उन जो बच्ची है वो पढ़ना चाहती थी तो उसका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है, दूसरा उसे घर का कामकाज मिल जाता है, उसके कारण उसके बच्चे में ही उस पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उस समय उसकी खेलने खाने के समय थी, पढ़ने के समय थी, तो उन पर जिम्मेदारियाँ दे दी जाती है, ठीक है। और तीसरा है कि जब वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका जो प्रजनन क्षमता है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जो बच्ची थी उनका शरीर तो पूरी तरीके से उस प्रजनन क्षमता के लिए डेवलप नहीं हुआ था। और उसके कारण जो महिला है, जो बच्ची है, उस बच्ची को बहुत सी हो सकता है कि अगर बच्चे जब प्रेगनेंसी के समय उस बच्ची का मौत भी हो सकती है, या तो जो बच्चा पैदा होगा वो पूरी तरीके से, जो बच्चा जन्म लेगा वो पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और आपको याद रखना है अगर जो बच्चे में शादी हो रहा है मैक्सिमम तो गरीब लोग ही होते हैं। अगर गरीब लोग का गरीब बच्चे में ही शादी हो जाएगा तो गरीबी के एक कुचक्र में फंस जाएंगे, उनके भी बच्चे आएंगे जो कुपोषण के शिकार होंगे और उनके भी बच्चों जो आएंगे कुपोषण के शिकार होंगे। जो माँ पिता काम कर रहे होंगे मजदूरी तो ही काम करते रहेंगे, तो एक तरीके से जो गरीबी का कुचक्र होता है उसमें जो बाल विवाह से बच्चे फंसते चले जाएंगे और जो हमारे देश के लिए ही बहुत, हमारे समाज के लिए नहीं हमारे देश के लिए भी खतरनाक है। सिर्फ है ये नहीं कि मैं समाज के लिए खतरनाक खाली है, हमारे देश के लिए भी खतरनाक है। अगर देखिए वो बच्चे अगर बच्ची पढ़ती लिखती उसके बड़ी उम्र में शादी होता तो हो सकता है वो नौकरी कर लेती, उनके जो बच्चे पैदा होता, जो जन्म लेता, वो वेल एजुकेटेड यानी कि उनको अच्छा एजुकेशन मिलता, वो हो सकता है कल जाके IAS बन जाता, समझे कि नहीं। अब क्या है कि जब बच्चे उनके माँ पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी इनकम ही बहुत कम है, तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगी, तो क्या होगा, एक गरीबी के कुचक्र में फंस जाएंगे। सब लोग पढ़ लीजिएगा, जो सिर्फ इसी चीज़ को लिखा गया, कहीं पर आपको डाटा भी दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं। डाटा तो आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन जो आपका करेक्ट समझ लीजिएगा क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है कि फतेह हाल पाकिस्तान को सऊदी ने दिया 4.2 अरब डॉलर का सहारा। इसमें है कि एक साल के लिए जो है 3 अरब डॉलर जमा कराएगा सेंट्रल बैंक में और सऊदी अरब, और 1.2 अरब डॉलर का जो है पेट्रो उत्पाद देगा उधार में आपके सऊदी अरब, किसको, पाकिस्तान को। तो ठीक है, यहाँ पर बस आपको याद रखना है कि जो सऊदी अरब कितना दे रहा है, 3 अरब जो डॉलर है पाकिस्तान के बैंक में पार किया जाएगा। देखिए ये न्यूज़ अलग अलग आ रहा है, 3 अरब डॉलर, कोई बोल रहा कर्ज दे रहा है, कोई बोल रहा कि 3 अरब डॉलर है आपके जो पाकिस्तान के बैंक वहाँ पर पार किया जाएगा, और 1.2 जो अरब डॉलर है उसका जो पेट्रो उत्पाद खरीदेगा पाकिस्तान उधार में, किससे, सऊदी अरब से। तो जो ये 3 जो अरब वाला न्यूज़ है ये अलग अलग सोर्स से आ रहा है, अलग अलग न्यूज़ है, तो इसे जो है हम लोग कन्फर्म करेंगे
जब भी इससे संबंधित न्यूज आएगा तो इसे कंफर्म कर देंगे। आपको दिमाग में होना चाहिए कि अभी जो बोला गया है, जो संस्करण है उसने लिखा क्या है कि 3 अरब डॉलर है, इसे क्या किया जाएगा, पार किया जाएगा पाकिस्तान के बैंक में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको याद होगा इसका पहले भी जो सऊदी अरब है पाकिस्तान के बैंक में जो है 3 अरब डॉलर को पार किया था, लेकिन रिलेशन ख़राब होने के कारण जो है 2 अरब जो डॉलर था सऊदी अरब ने मांग लिया था, और 1 अरब डॉलर का क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, VVI क्वेश्चन है। इनका नाम क्या है, अनीता आनंद जो है कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है जो भारतीय मूल की हैं, पूछा जाएगा, आपको नोट करना है। उसके बाद है कि मौसम के बदलाव से भारत को साल में 6.5 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। कितना हुआ, 6.52 लाख करोड़ का आपके नुकसान हो गया है। अगर अरब में पूछेगा तो 87 अरब डॉलर, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ, तो चाइना को होता है। कितना होता है, 238 अरब डॉलर का नुकसान होता है। उसके बाद जापान का कितना नुकसान होता है, जापान का आपके 83 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जबकि भारत को 87 अरब डॉलर का नुकसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नीरज सहित 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है, तो आप लोग इसे नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हुआ अनावरण। तो 1886 में आज ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया। 93 फीट लंबाई वाली इस मूर्ति को फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दिया था, और फ्रांस से अलग अलग हिस्से में इसे समुद्र के रास्ते जहाज़ से अमेरिका लाया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका के किस लोकेशन पर जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थापित किया गया है, किस लोकेशन पर, उस शहर का नाम लिखना है। नेक्स्ट है कि पहली बार चलती छबरियों ने जीता लोगों का दिल, तो इसे पढ़ लीजिएगा, हमारे एग्ज़ाम का नहीं, बस आपको दे दिया गया है। उसके बाद है कि आयरलैंड की मार्गरेट भारत में बनी भगनी निवेदिता, तो इसे पढ़ लीजिए एक बार। भारत में महिला का बीड़ा उठाने वाली भगनी निवेदिता का जन्म जो 1867 में आज ही आयरलैंड के टायरोन काउंटी में हुआ था। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात के बाद जो है उनका जीवन बदल गया। वह उनसे मिलने भारत आ गई, और उसके बाद उनका जीवन भारत के लिए जो है समर्पित हो गया। यहाँ आकर वह जो है मानव सेवा में जुट गई। उन्होंने जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाया। जन सेवा के लिए ही स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भगनी निवेदिता नाम दिया, और 1911 में जो है दार्जिलिंग में उनका अंतिम सांस लेती हैं, मतलब कि दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उड़ीसा करेगा राज्य में 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन सा राज्य जो है 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना करेगा, तो उड़ीसा करेगा। आप यहाँ पर उड़ीसा का मैप देख सकते हैं, जो उड़ीसा की सीमा है किन किन राज्यों से लगती है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और क्या लिखा गया है कि इन सभी थानों में बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं होगी, उनके पास विशेष लोगो और पट्टिकाएँ होगी, बस ये सब पढ़ लीजिएगा। और नीचे क्या लिखा गया कि अगस्त 2021 में जो है उड़ीसा लेट्स रीड अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य है पुलिस स्टेशनों को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सैयद सुल्तान अहमद को 7वीं बार जो है मिली है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत किर्गिस्तान ने की नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत को जो है भारत ने किस देश के साथ में जो है पहली रणनीतिक वार्ता की है, तो किसके साथ में की है, किर्गिस्तान के साथ में की है, किर्गिस्तान के साथ में। तो यहाँ पर आप किर्गिस्तान का लोकेशन देख लीजिए। जो किर्गिस्तान है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो चाइना से लगती है, उसके बाद कजाकिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, और तजाकिस्तान से जो है किर्गिस्तान की सीमा लगती है। और जो आपके जो किर्गिस्तान है, ठीक है, जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो बिश्केक इसकी राजधानी है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एगी कोना को मिला सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय मणिपुर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल, तो आपको नोट कर लेना है। और कब मिला है, तो 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय मणिपुर फीचर फिल्म के लिए जो है रजत कमल मिला है ईगी कोना को, ठीक है, ईगी कोना को। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत जो है एशियन डेवलपमेंट
बैंक से मिजोरम में शहरी गतिशीलता, नोट कीजिएगा, शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए जो है 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कितने का ऋण समझौता हुआ है मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए। तो 4.5 मिलियन डॉलर का किसके साथ हुआ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में हुआ है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? तो 9 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय। और कितने मेंबर हैं? तो कितने मेंबर हैं? 68 मेंबर हैं। जो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को ऋण देना इसका उद्देश्य है। ठीक है।